हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त आज और आप देख रहे हैं टेक डीएक्सपी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल साइट इंजीनियर का हर दिन का क्या काम होता है, यानी इलेक्ट्रिकल साइट इंजीनियर का डेली रूटीन क्या होता है। और लास्ट वीडियो में भी मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वो वीडियो आप ज़रूर देखना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। और इस वीडियो को आप लास्ट तक पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी बात मैं बताऊंगा जो आपको YouTube पर कहीं भी नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जैसे ही साइट पर जाता है, जैसे मतलब साइट जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का इंजीनियर का जो टाइम होता है 8 बजे से या फिर 9 बजे से शुरू होता है। अगर तो साइट पर जाने के बाद सबसे पहला काम उसको ये करना होता है कि उसको जो सुपरवाइज़र है या फॉरमैन है उससे जाकर मिले। उसके बाद उससे वो लिस्ट ले कि जो भी आज मतलब इलेक्ट्रीशियन या असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन, जितने इलेक्ट्रीशियन और असिस्टेंट हैं वो लोग क्या क्या काम कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पर काम कर रहे हैं। तो वो एक लिस्ट देगा कि ये जो है इलेक्ट्रीशियन का एक ग्रुप जो है वो हमारा ये काम कर रहा है। लेट से जैसे एक इलेक्ट्रीशियन 2 हेल्पर जो उसके साथ मिल करके कोई वायरिंग कर रहा है किसी एरिया में, कोई जो है पाइपिंग वर्क कर रहा है मतलब कंटेनमेंट वर्क कर रहा है, कोई अगर केबल ट्रे लगा रहा है कोई ग्रुप, तो वो कहाँ पर जो केबल ट्रे कोई इलेक्ट्रीशियन का ग्रुप लगा रहा है, या फिर जो है कोई डिफरेंट काम कर रहा है। अगर डीबी साइट पे है तो डीबी ड्रेसिंग अगर कोई ग्रुप कर रहा है, तो ये सारा जो है आपको वो सुपरवाइजर जो है लिस्ट बता देगा कि ये जो इलेक्ट्रीशियन है ये लोग यहाँ यहाँ ये सब काम कर रहे हैं। तो साइट इंजीनियर का काम ये होता है कि अब जाकर उसको पर्सनली जो है हर एक जगह पर देखना होगा कि ये लोग यहाँ 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 क्या काम कर रहे हैं। तो जैसे ही सबसे पहले वो जाता है पहले ग्रुप के पास जो कि वायरिंग कर रहा है, तो उसको जाकर देखना होता है कि वायरिंग ये लोग सही से कर रहा है कि नहीं, उसमें कुछ गड़बड़ कर तो नहीं रहा है। तो वो चीज़ आपको देखना होता है। जनरली जो है साइट इंजीनियर का रोल जो है कंपनी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अगर एमएनसी कंपनी में कोई साइट इंजीनियर काम कर रहा है तो उसका रोल थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अगर नेशनल कंपनी यानी मिड साइज़ की कंपनी में कोई काम कर रहा है उसका रोल थोड़ा डिफरेंट होगा। अगर कोई छोटी कंपनी में काम कर रहा है तो उसका रोल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अगर जैसे एमएनसी में काम कर रहा है तो वहाँ पर जो सुपरवाइज़र और इलेक्ट्रीशियन होते हैं उनको भी प्रॉपर बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज होता है। और वहाँ पर जैसे सुपरवाइज़र भी कोई 10 साल 5 साल इस तरह से काम कर रहा होता है और उसके पास भी अच्छा एक्सपीरियंस होता है, और इवन इलेक्ट्रीशियन को भी अच्छा नॉलेज होता है। तो वहाँ पर जो है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहता है उससे अगर लेट से कोई 2 वे का वायरिंग कर रहा है तो उससे कोई आकर ये नहीं पूछेगा कि 2 वे का वायरिंग किस तरह से करते हैं। अगर कोई छोटी कंपनी में है तो वहाँ पर हो सकता है कि ना इलेक्ट्रीशियन को पता हो ना सुपरवाइज़र को पता हो, और तो वो आकर जो है इंजीनियर से पूछेगा कि 2 वे का वायरिंग कैसे करें और उसको फिर इंजीनियर को बताना पड़ेगा। लेकिन अगर एमएनसी में या फिर नेशनल कंपनी में काम कर रहा है तो इस तरह का चीज़ जो है इंजीनियर से कोई पूछता भी नहीं है। वो सुपरवाइज़र जो होता है वो इतना कैपेबल होता है कि सारा टेक्निकल थिंग जो है वो इलेक्ट्रीशियन और असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन को बताकर वो सारा कुछ कराए। और इंजीनियर का बस काम ये हो जाता है कि उसको बस देखना है कि जो काम हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं, जो काम हो रहा है उसमें जो फिनिशिंग है वो प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग हो रहा है कि नहीं। ये चीज़ बहुत ही मैटर करता है जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसमें। मतलब कि अगर कोई बॉक्स लगा रहा है पीवीसी का या जीआई बॉक्स लगा रहा है तो वो प्रॉपर अलाइन है कि नहीं, वो स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद जो है बॉक्स का जो हाइट है जो ड्राइंग प्रॉपर दिया हुआ है, लेट से अगर हमारे ड्राइंग में स्टैंडर्ड हाइट जो है 13 एम्पेयर का जो सॉकेट का है वो 45 सेंटी है, तो वो 45 सेंटीमीटर हाइट पर वो बॉक्स लगा हुआ है कि नहीं। और स्विच का जो ड्राइंग में मेंशन किया हुआ है 135 सेंटीमीटर जो कि स्टैंडर्ड हाइट भी है स्विच फिक्स करने का, वो हमारा जो है स्विच सेम लोकेशन पे लगा हुआ है कि नहीं। स्विच का मेन लोकेशन होता है जैसे ही डोर ओपन करे राइट साइड में वो स्विच होना चाहिए, वो वहाँ पर है कि नहीं। तो ये सारा चीज़ जो है वो चीज़ ये जो इंजीनियर का काम होता है वो चीज़ वो देखे। इस तरह का जो है मतलब जो परफेक्शन वाला चीज़ है वो इंजीनियर का काम होता है कि उस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से देखे। उसके अलावा जो ड्राइंग है जैसे वायरिंग कर रहा है तो जो ड्राइंग है उसको फॉलो कर रहा है प्रॉपर कि नहीं। क्योंकि अगर जैसे जो इलेक्ट्रीशियन है लेट से अगर हमारा जो है ये हमारे ड्राइंग में जो है कलर लिखा हुआ है रेड कलर, ठीक है, तो रेड कलर की सर्किट से ही वायरिंग वहाँ पर करना है। तो वो चीज़ को देखना है कि इलेक्ट्रीशियन जो वहाँ पर वायरिंग कर रहा है रेड कलर ही तो कर रहा है ना, ऐसा तो ना है कि मतलब रेड की जगह येलो कर दिया। लाइट का वायरिंग के लिए हम लोग 2.5 mm का वायर यूज़ करना है तो वहाँ पर 2.5 ही यूज़ करना होता है। ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रीशियन ने 4 mm का वायर यूज़ कर दिया है। सॉकेट के लिए ऐसा तो नहीं कि इलेक्ट्रीशियन ने 6 mm का वायर यूज़ कर दिया है 4 की जगह। तो ये सारा चीज़ जो है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को टेक्निकली देखना पड़ेगा।
और उसके बाद अगर उसको मतलब 2-4 बार देख रहा है या फिर रैंडम चेक कर ले, इतना इनफ होता है। उसके बाद जैसे फिर दूसरे जगह जाता है, कहीं पे केबल ट्रे लगा रहा है, तो वो फिर वो उसको भी देखना होगा कि एकदम अलाइन स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं, प्रॉपर बेंड जो है तो प्रॉपर बेंड बनाया है कि नहीं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है वो मतलब परफेक्शन से होना चाहिए। इंजीनियर का ये काम होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से करे सारा इलेक्ट्रीशियन, इस चीज़ का खास ध्यान रखना होता है। उसके बाद जैसे ही वो सारे साइट पे घूम करके 1-1.5 घंटा के बाद वो आकर साइट ऑफिस में बैठ सकता है। साइट ऑफिस में बैठेगा, उसके बाद वहाँ पर साइट ऑफिस में ऑफिस बॉय रहता है, उससे चाय पानी पिएगा। उसके बाद ऐसा करना होता है कि वो चाहे तो फिर फॉरमैन को बुला ले, यहाँ फॉरमैन को बुला के पूछेगा कि आगे का जो प्लान है उसके लिए कुछ मटेरियल चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर फॉरमैन कुछ मटेरियल का ऑर्डर करता है तो वो मटेरियल जो है उसमें एक चीज़ हमेशा जो है इंजीनियर को देखना होगा कि जो काम हो रहा है हमारा, एक तो हमारा ड्राइंग के हिसाब से होना चाहिए और एक जो हमारा अप्रूव मटेरियल है वो सारा तो मटेरियल ऑर्डर करेगा तो जो अप्रूवल लिया हुआ है उसके हिसाब से ऑर्डर करेगा। लेकिन एक और चीज़ ये होता है कि जो हमारा काम करने के लिए जो क्लाइंट ने हमें जॉब ऑर्डर दिया है उसमें हम लोग जो है एस्टिमेशन जो देते हैं, पहले कोटेशन देते हैं उस काम के लिए, तो उसमें हम लोग एक बीओक्यू बनाते हैं। बीओक्यू का मतलब होता है बिल ऑफ क्वांटिटी। उसमें हर एक चीज़ हम लोग मेंशन करते हैं कि ये काम कर रहे हैं, ये सारा मटेरियल हम लोग यूज़ करेंगे, मतलब एक एलवी पैनल यूज़ करेंगे, 4 एसएमडीबी है, 20 डीबी है, उसके अलावा केबल का साइज़ सारा कुछ मेंशन है, ये सारा केबल हम लोग यूज़ करेंगे, केबल का लेंथ इतना होगा, उसके बाद लाइट पॉइंट इतना, टोटल लाइट पॉइंट है लेट से 1500 लाइट पॉइंट है इस पूरे प्रोजेक्ट में। पावर सॉकेट का जो है उसके लिए 600 पावर सॉकेट है, सिंगल सॉकेट जो है उसमें 400 है, 200 डबल सॉकेट है, वाटर हीटर का पॉइंट 200 है, ये सारा कुछ बीओक्यू में मेंशन रहता है। तो अब जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो हमेशा हमें ये देखना होता है कि जो मटेरियल हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं वो जो बीओक्यू में मटेरियल का लिस्ट है उससे ज़्यादा तो नहीं ऑर्डर कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हम लोग को किसी हाल में भी ऑर्डर नहीं करना है। हमेशा उससे कम हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। डेट से हमारे बीओक्यू में लिखा हुआ है कि टोटल वाटर हीटर का सॉकेट हमारा 175 है, तो हम लोग 160 ऑर्डर कर सकते हैं, 170, लेकिन 180 होगा तो उस केस में हम लोग क्लाइंट से वेरिएशन लेंगे कि ये जो 5 सॉकेट, ये जो वाटर हीटर का है पॉइंट, ये एक्स्ट्रा आ रहा है। उसी तरह से मान लिया कि कुछ एडिशनल काम हो गया, हम लोगों को 20 डीबी फिक्स करना है, 2 और डीबी एक्स्ट्रा फिक्स करने का काम आ गया, तो फिर से हम उसको वेरिएशन में लेंगे। तो जब भी हम लोग मटेरियल ऑर्डर करें जो बड़ा मटेरियल होता है, खासतौर से लेट से डीबी, एलवी पैनल या फिर एसएमडीबी, तो उस केस में हम लोग को देखना होगा कि जो हमारे जॉब ऑर्डर के बीओक्यू में है, बिल ऑफ मटेरियल में है, वो सेम चीज़ है कि नहीं, वही हमें ऑर्डर करना है, उससे ज़्यादा का कुछ ऑर्डर नहीं करना है। अभी हम लोगों ने बात किया कि जो जॉब ऑर्डर रहता है हमारा, उसमें जो बीओक्यू रहता है, बिल ऑफ क्वांटिटी, जिसको हम लोग बिल ऑफ मटेरियल भी कह सकते हैं, उसमें जो मटेरियल है उससे ज़्यादा हम लोगों को ऑर्डर नहीं करना है, उससे कम हम लोग ऑर्डर कर सकते हैं। तो मान लिया कि कोई फॉरमैन जो हमें बताए मटेरियल, उसमें एक बार चेक कर लेना है बीओक्यू में, उससे अगर उससे कम है तो फिर हमें वो चीज़ ऑर्डर कर देना है। तो उसके बाद जो है, ये तो हमारा मटेरियल ऑर्डर कर दिया, उसके बाद फिर से मैं आगे मैं बताता हूँ आपको कि जब कभी भी जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर जो रहता है, साइट पर जो प्रोजेक्ट मैनेजर रहता है वो आए, तो उसके साथ जो है इलेक्ट्रिकल साइट इंजीनियर को भी जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो साइट का ही फुल इंचार्ज रहता है। जितना भी सब कॉन्ट्रैक्टर रहता है, लेट से हमारे साइट पे 20 से 25 सब कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, तो वो सारे का इंचार्ज वही होता है, वो मेन हेड होता है। तो जब कभी भी वो साइट पर आए तो इवन सिविल इंजीनियर उसके साथ ही रहता है, और उसके साथ जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को भी जाना चाहिए। और वो जो है, क्योंकि वो कुछ रिमार्क्स दे सकता है, कोई चीज़ उसको पसंद ना आए, कोई जो है कहीं पर से कोई वायर जा रहा है या फिर कोई कंटेनमेंट जा रहा है, तो हो सकता है उसको पसंद ना आए, तो वो रिमार्क्स देगा, बोलेगा कि यहाँ से जो है ये इस चीज़ को चेंज करो और इधर करो, क्योंकि वो जो है वो सबसे पावरफुल अथॉरिटी रहता है कॉन्ट्रैक्टर का, जो प्रोजेक्ट मैनेजर रहता है। तो इसलिए जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ जो है साइट इंजीनियर को भी जाना चाहिए, और जो है ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो जो किसी तरह का रिमार्क्स दे रहा है तो उसको फुलफ़िल कर दे तुरंत। उसके बाद एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंस्टॉलेशन जो जहाँ कहीं भी हम लोग कर रहे हैं, तो मान लिया कि कोई किसी तरह का कोऑर्डिनेशन का कुछ मिस्टेक हो जाता है, जैसे कि कहीं पर से जो है एसी का कुछ डक्ट ऊपर से जा रहा है, उसी के नीचे हमारा डीबी आ गया है, और जो है शॉप ड्राइंग अप्रूवल लेने में हम लोगों ने उस चीज़ का ध्यान नहीं दिया, तो उस केस में जो है अब जो है उसका इंस्टॉलेशन, उस डीबी को उस जगह पर इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, उसको थोड़ा सा शिफ्ट करना होगा या कहीं दूसरे वाल पर शिफ्ट करना होगा। तो उस केस में जो है हम लोगों को
RFI जो है, RFI का एक फॉर्मेट आता है, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। वो जो है वो हमें जो है कंसल्टेंट को लिख करके हमारा सारा डिस्क्रिप्शन देना होगा। ये चीज़ है कि हम डीबी को ये चेंज करना चाहते हैं, तो उससे जो है ये RFI को कंसल्टेंट को सेंड करना होगा। या फिर कंसल्टेंट जो वीकली मीटिंग में भी आ सकता है, या कहीं मंथली में आता है, कहीं बाई वीकली आता है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ को रेस कर सकते हैं कि हमें ये सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। RFI पे वो कंसल्टेंट देखेगा, उसके बाद वो अप्रूव कर देगा कि हाँ इसको इधर से इधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। RFI जो है प्रॉपर जो है कोई भी चीज़ चेंजेस जो हो रहा है उसका RFI आपको करना है। उसके अलावा जो है एक रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन होता है। लेट्स से हमारा जो है किसी जगह पर एक काम जो है कंप्लीट हो गया, एक एरिया का, मतलब एक फ्लैट है, अगर एक ब्लॉक है तो उस ब्लॉक का या फ्लैट का काम कंप्लीट हो गया, तो आप जो है एक रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन बनाओ मेन कॉन्ट्रैक्टर के इंजीनियर के लिए, और एक रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन अगर कंसल्टेंट का इस तरह का है वहाँ पर, तो रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन कंसल्टेंट के लिए भी बना सकते हो। और उसके बाद उन लोगों को चेक करा करके उसका साइन ले लेने का है कि जो है हम लोगों ने ये इंस्टॉलेशन किया है, आप चेक करो ये सही है कि नहीं। ताकि अगर जो आप पहली बार वो इस तरह का इंस्पेक्शन चेक करा के आप उसका साइन ले लोगे मेन कॉन्ट्रैक्टर का या फिर कंसल्टेंट का, तो इन फ्यूचर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इन द लास्ट जो है साइट हैंड ओवर करने के टाइम। क्योंकि प्रॉपर आपके पास डॉक्यूमेंट रहेगा रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन का कि आपने पहले ही इन लोगों को दिखा चुके हैं, उन लोग से चेक करा चुके हैं कि ये जो लोकेशन लगाया है सॉकेट का या स्विचेस का, लाइट पॉइंट का, ये सारा जो है आप प्रॉपर हर एक ब्लॉक का या हर एक फ्लैट का आपके पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड है कि हम लोगों ने इंस्पेक्शन कराया है, कंसल्टेंट ने चेक किया है, मेन कॉन्ट्रैक्टर ने चेक किया है, मेन कॉन्ट्रैक्टर में साइट इंजीनियर ने अगर चेक किया है, जो सिविल साइट इंजीनियर होता है, तो आपके पास एक रिकॉर्ड हो सकता है कि आपके ऊपर जो है किसी तरह का कोई उंगली नहीं उठा सकता है कि ये काम कुछ गलत हुआ है, क्योंकि आपने उन लोगों को भी दिखाकर चेक कराया है और उन लोगों के ऊपर भी फिर बराबर की जिम्मेदारी आ जाती है अगर क्लाइंट कुछ चेंज करने को कहता है इन फ्यूचर, या क्लाइंट को अगर वो पसंद नहीं आता है। क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर रहता है वो एक तरह से सब कॉन्ट्रैक्टर ही रहता है मेन कॉन्ट्रैक्टर का। मेन कॉन्ट्रैक्टर जो सिविल मेन बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो बना रही है वो मेन कॉन्ट्रैक्टर होता है, और इवन जो कंसल्टेंट होता है उसके ऊपर सारा अथॉरिटी होता है, क्योंकि जो क्लाइंट रहता है जिसका बिल्डिंग है वो कंसल्टेंट को ही देता है सबसे पहले काम। कंसल्टेंट लोग डिज़ाइन बनाता है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर आता है। तो वहाँ पर जो है अगर आप रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन करके उसमें अप्रूवल ले करके कोई भी काम करने के बाद मतलब वो सारा चीज़ कर रहे हो, तो आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उसके बाद जनरली मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि साइट इंजीनियर जो है दिन भर में 3 बार वो साइट पर विजिट कर सकता है। एक तो सबसे पहले मॉर्निंग में, दूसरा इवनिंग में, और तीसरा जब प्रोजेक्ट मैनेजर आता है उसके साथ, या फिर सिविल साइट इंजीनियर है तो उसके साथ भी वो विजिट ज़रूर करे। क्योंकि हमेशा जो है प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं तो कंप्लेन कर सकता है कि जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर साइट पर मुझे दिखाई नहीं देता है, तो इस तरह का कंप्लेन ना हो। इसलिए जो है, क्योंकि हो सकता है कि आप दिन भर साइट पर रहो और जो प्रोजेक्ट मैनेजर जिस टाइम साइट पर आता है आप उससे ना मिलोगे तो वो बोलेगा कि मैं तो इसको साइट पर देखता ही नहीं हूँ, तो आपका कंप्लेन आपके मैनेजर के पास जा सकता है, जो कि जिससे आपका जो है इमेज ख़राब हो सकता है। इसलिए कंप्लेन ना हो, इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हमेशा जो प्रोजेक्ट मैनेजर जिस टाइम साइट पर आए उसके साथ आप साइट पर ही जाओ। उसके बाद कुछ और चीज़ें जो हैं जो मैं आपको बता सकता हूं कि जैसे अगर आप साइट इंजीनियर हो तो आप ऐसा कोशिश करो कि कम से कम बात करें किसी से। मतलब मैं बिल्कुल सबसे अलग थलग होने को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बट कम से कम बात करके, मतलब फॉरमैन से भी है या सुपरवाइज़र से है, कम से कम बात करके जितना उसको काम है बस उसको काम दिया और बस फिनिश। उसके बाद फिर अपना जो है, जो हमारा ड्राइंग देखना है, लोड शेड्यूल में अक्सर जो है रेगुलर चेंज होते रहते हैं, मैकेनिकल लोड कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, तो वो सारे चीज़ को आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर जो है वो प्रॉपर आप स्टडी करते रहो, और जिस तरह का कोई चेंजेस जैसे जैसे हो रहा सेम टाइम में चेंज करते रहो। और जैसे मटेरियल का अप्रूवल, लेट से कुछ मटेरियल का अप्रूवल जिस टाइम कभी छूट गया है तो वो आप हमेशा जो है उस चीज़ का ध्यान रखो। उसका मटेरियल अप्रूवल का भी एक लॉग शीट बना लो, कौन कौन सा मटेरियल अप्रूवल हो चुका है, कौन कौन सा मटेरियल में रिमार्क्स आ रहा है बार बार, तो इस तरह से वो आप उसको अप्रूवल ले सकते हो। उसके बाद जैसे कंसल्टेंट का जो मीटिंग होता है वीकली मीटिंग, उसमें जो है जो कंसल्टेंट बोलता है जो चीज़ करने के लिए, वो सारा चीज़ आपको करना पड़ता है। वर्क शेड्यूल बनाने को बोलेगा तो वो आप उसी तरह से, मतलब हर दिन जो काम कर रहे हो उसमें आप वर्क शेड्यूल भी किसी दिन बनाओगे, किसी दिन लोड शेड्यूल को अपडेट करोगे, किसी दिन ड्राइंग में कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा वो करोगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। किसी दिन इंस्पेक्शन कराओगे कंसल्टेंट से, तो हर एक दिन जो है इसमें से एक एक चीज़ होता रहता है साइट पर।
तो आई होप कि आपको वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको इस तरह का कोई और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख कर बोल सकते हो, मैं उस पर भी आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।